हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है इंश्योरेंस। आज हम पढ़ेंगे अबाउट इंश्योरेंस और उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। बड़े लोगों को कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई प्रिंसिपल समझ में नहीं आ रहे, मतलब नहीं समझ में आ रहा। सो इन दिस वीडियो विल बी क्लियरिंग ऑल द डाउट्स। सारे भी आपके जितने भी इंश्योरेंस को लेकर डाउट है सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। नाउ दिस इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट अगर आप क्लास आई थिंक 12th में है या 11th में एंड कॉलेज में है तो इंश्योरेंस एक सब्जेक्ट ही होता है पूरा। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक ऑफ आपका नेट का। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं लाइक पीजीटी टीजीटी तब भी आपका इंश्योरेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अबाउट मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस कि इंश्योरेंस का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। सो एज यू ऑल कैन सी कि इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहली चीज़ कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, इन विच द इंडिविजुअल कौन इंसान है, वो इंसान है जो इंश्योरेंस ले रहा है। ठीक है, एक इंडिविजुअल ले सकता है या फिर और एन एंटिटी कोई ऑर्गेनाइजेशन है हु गेट्स द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। ठीक है, हम फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए तो यार इंश्योरेंस लेते हैं। अगर हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो क्या सोच के करवाते हैं कि बाई चांस अगर एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी अगर टूट फूट गई तो इंश्योरेंस का पैसा हम क्लेम कर सकते हैं और अपनी गाड़ी को ठीक करवा सकते हैं, है ना। तो एक तरीके का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हुआ, हमें पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो यही हमारा रीज़न होता है, यही बेसिक एम होता है इंश्योरेंस को करवाने का। द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। इंश्योरर कौन होता है एंड इंश्योर्ड कौन होता है? ये दो लोग होते हैं जिनके बीच में आपस में एग्रीमेंट होता है। ठीक है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है किस बात का? इंश्योरेंस का। ठीक है, जिसे कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। सपोज मैं हूँ, मुझे इंश्योरेंस करवाना है तो मैं कहलाऊंगी इंश्योर्ड। जो इंश्योरेंस लेता है, मुझे किसी चीज़ का डर है तो मैं इंश्योरेंस लेना चाहती हूँ तो मैं कहलाऊंगी इंश्योर्ड। और इंश्योरेंस कंपनी जो मुझे इंश्योर करेगी, इंश्योरेंस कर रही है मेरा, उसे कहेंगे हम इंश्योरर। ठीक है, तो एक इंश्योर्ड और एक इंश्योरर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक, दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी फ्रॉम द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। क्योंकि फ्यूचर मैंने नहीं देखा कब क्या हो जाए, तो फ्यूचर में कहीं अगर कुछ हो जाता है तो पैसे रहें हाथ में, इस वजह से हम सारे के सारे लोग इंश्योरेंस को करवाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, हेंस इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट है मतलब कि लीगल है, एक लीगल एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में। एक इंडिविजुअल जैसे कि मैं, तो मुझे कहेंगे इंश्योर्ड। इंश्योरेंस कंपनी जैसे कि LIC तो उसे कहेंगे इंश्योर्ड। हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एंड दिस एग्रीमेंट द इंश्योरर प्रोमिसेस। इंश्योरर कौन था? कंपनी। कंपनी प्रॉमिस करती है क्या? टू हेल्प विद द लॉसेस। सॉरी फॉर दिस। इसमें कंपनी क्या प्रॉमिस करती है? टू हेल्प विद द लॉसेस, कि अगर लॉस हो जाएगा कोई मेरा तो मुझे क्या करेगी? इंडेमनीफाई करेगी, मुझे जो भी मेरा नुकसान होगा उसकी भरपाई करेगी, वो क्लेम को मेरे एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, कंपनी ने ये प्रॉमिस किया। तो इंश्योर्ड क्या प्रॉमिस करता है? इंश्योर्ड वो प्रॉमिस करता है कि ठीक है मैं प्रीमियम पे करूंगा, हर महीने वाला अगर है तो क्वार्टरली वाला है, जिस भी टाइप का है, हर महीने अपना या जिस भी हिसाब से मैं अपना प्रीमियम जो है वो टाइम पर पे करूंगा। अब ये प्रीमियम क्या होता है? देखिए पहली बात तो ये कि हमारा कोई इंश्योरेंस करने आ रहा है तो फ्री में तो करेगा नहीं। ठीक है, ये एग्रीमेंट होता है। सपोज मैं हूँ और एक LIC का कोई एजेंट है, उसने मुझे बोला कि मैम मैं आपका इंश्योरेंस करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है मेरा इंश्योरेंस कर दो। तो उसने बोला कि ठीक है आपको हर क्वार्टर पे 20,000 रुपये जमा करने होंगे, तो वो आपका प्रीमियम है। ठीक है, हर साल हर क्वार्टर पर क्वार्टर, मंथली नहीं है क्वार्टर है, आपको 20,000 रुपये जमा करने होंगे। मैंने कहा ठीक है चलो मैं हर क्वार्टर आपको 20,000 रुपये जमा करूंगी। वो देन पूरे साल जुड़ते जुड़ते 20 करके अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा। ठीक, मैंने ये इंश्योरेंस क्यों लिया? सपोज मैंने अपनी एक कार पे लिया हुआ इंश्योरेंस, बाई चांस वो कार कहीं पर एक्सीडेंट में ठुक गई, बुरी तरह से जख्मी हो गई पूरी कार, तो अब मैं क्या करूंगी? क्लेम कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस लिया था कार का, तो मैं बोलूंगी कि यार इंश्योरेंस कंपनी आप प्लीज़ मेरे क्लेम को एक्सेप्ट करिए और मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, प्लीज़ मुझे इंडेमनीफाई करिए। तो उसने जो मुझसे हर क्वार्टर पे जो 20 करके 1,000 रुपये लिए थे, वो उन पैसों को, क्योंकि उनके पास ऐड हो रहे हैं, तो उस पैसे से मेरा जो भी लॉस हुआ है कार का, उससे मुझे इंडेमनीफाई कर देगा। समझ में आ गया आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस? ओके,
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आ जाते हैं कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के कुछ सिद्धांत, कुछ रूल्स कि यार अगर कोई इंश्योरेंस हो रहा है तो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है, इनके बिना अच्छा नहीं लगेगा, काफ़ी गलत चीज़ें होती हैं एथिकल वे में। सो सबसे पहले प्रिंसिपल, नाउ दिस प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको समझ में आए ये ज़रूरी है, तो प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा। द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बोथ द पार्टीज, जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, दो पार्टी हो गए, उन दोनों को क्या करना है, एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, दोनों के मन में एक गुड फेथ होनी चाहिए, ठीक है, जो इंश्योरेंस मुझे, जो कंपनी है उसके मन में ऐसा ना हो कि यार अरे इससे प्रीमियम भरवा लें एंड देन हम भाग जाएंगे, ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए। एंड मेरे अंदर भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि यार जब मेरे 20-20 करके 5-6 लाख हो जाएंगे तो मैं झूठा एक्सीडेंट करवा के पूरे पैसे क्लेम कर लूँगी, ऐसा मेरे मन में भी नहीं होना चाहिए। तो हम दोनों के मन में, जो हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम दोनों के मन में एक गुड फेथ होनी चाहिए, ठीक है, एक बिल्कुल साफ और बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें देनी है। वो जो कंपनी है वो मुझे अच्छे से टर्म्स एंड कंडीशन समझाए अपनी कंपनी के, एंड मैं हूँ तो मैं भी उसे अच्छे से समझाऊँ हर एक चीज़ अपने बारे में, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अटमोस्ट गुड फेथ का फॉर एग्जांपल एक मिस्टर ए हैं, ठीक है, उन्हें इंश्योरेंस करवाना है अपना लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस से पहले या इंश्योरेंस के टाइम पे वो बहुत बड़े चेन स्मोकर थे, सिगरेट बहुत पीते थे, चेन स्मोकर बन चुके थे, लेकिन उन्होंने ये फैक्ट कि वो एक चेन स्मोकर है अपनी इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया, क्योंकि उनका इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस था, ठीक है, उन्होंने अपनी कंपनी को ये चीज़ नहीं बताई कि उनको सिगरेट की इतनी बुरी आदत है। देन व्हाट हैपेंस कि मिस्टर ए की एक दिन कैंसर से, उन्हें कैंसर हो जाता है। अब इंश्योरेंस वाली कंपनी के साथ तो धोखा हो गया, आपको पहले अपना हर एक चीज़ क्लियरली बतानी है कि आप कैसे हैं। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं या लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, तो आपको आपकी हेल्थ के हिसाब से बिल्कुल सही होने चाहिए। एक ऑलरेडी बीमार इंसान, एक ऑलरेडी वीक इंसान अगर इंश्योरेंस करवा लेगा तो ऑटोमेटिकली है कि भाई अगर बीमार है तो कभी ना कभी वो कभी भी जा सकता है, जिससे कि कंपनी को लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से आप अपनी फेथ में बिल्कुल ट्रू रहें, जो भी आप हैं वही सेम चीज़ डिस्क्लोज करें, कुछ भी झूठ या कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं है। देन कम्स द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है? नाउ दिस प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का सीधा मतलब ये होता है कि दिस प्रिंसिपल सेज दैट द इंडिविजुअल, कि जो भी इंश्योरेंस करवा रहा है, ठीक है, जैसे कि मैं, मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी कार का इंश्योरेंस करवा दिया, ठीक है, और मैं जो हूँ अब उसकी केयर नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, मैं सोच रही हूँ यार एक्सीडेंट होए तो हो जाए, नो मैटर, मुझे एटलीस्ट पैसे तो मिलेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। आपका उस जिस भी चीज़ में आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो आपके लिए कीमती होनी चाहिए, ठीक है, अगर आपके लिए कीमती होगी तभी तो आप उसकी केयर करेंगे, अगर आपके लिए कीमती नहीं है तो आप उसको ऐवे ही यूज़ करेंगे, एंड देन ना चाहते हुए भी आपका एक्सीडेंट या जो भी इंसान है उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस वजह से बोला गया है कि आप जिस भी चीज़ के ऊपर इंश्योरेंस करवा रहे हैं, यू शुड हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। नाउ दिस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स दैट द सब्जेक्ट मैटर, कोई भी चीज़ जिसके लिए इंडिविजुअल किसी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में आता है, उसके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से, कुछ फाइनेंशियल गेन होना चाहिए उस चीज़ से जिसका वो इंश्योरेंस करवा रहा है, और अगर कोई फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसे भी बड़ा नुकसान होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि सपोज एक वेजिटेबल कोई बेचता है, ग्रीन ग्रोसर है, उसके लिए उसकी अपनी गाड़ी सब्जी लाने वाली बहुत कीमती है ना। अगर उस गाड़ी को कुछ हो जाए तो वो अपनी ग्रोसरीज नहीं ला सकता, है ना, तो उसके लिए वो पर्टिकुलर गाड़ी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि वो उस गाड़ी के थ्रू ही तो कमाता है, अगर वो गाड़ी नहीं होगी तो वो सब्जियों को यहाँ से वहाँ कैसे लेके जाएगा। तो अगर वो उस गाड़ी का इंश्योरेंस करवा रहा है, सो ही इज़ हैविंग इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दैट गाड़ी, ठीक है, उसके लिए वो गाड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उस पर्टिकुलर गाड़ी से ही कमाता है। अगर वो उस गाड़ी की केयर नहीं करेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, बट क्योंकि ही हैज़ एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो उसकी केयर करेगा कि भाई एक्सीडेंट ना हो, वरना गाड़ी से हम कमा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यही मेन मतलब होता है कि आप जिस भी चीज़ का इंश्योरेंस करा रहे हैं, आपको उस चीज़ में
इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ नुकसान होना चाहिए। अगर उस चीज़ को के ऊपर कोई भी आँच आती है, आपको फाइनेंशियली कुछ ना कुछ लॉस होना चाहिए। और अगर उस वेजिटेबल वाले की, वो उस गाड़ी को कुछ हो जाता है तो उसको तो फाइनेंशियल लॉस होगा ही होगा। तो इस वजह से ही उस इंसान का उस गाड़ी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। देन कम्स द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होती है? दिस प्रिंसिपल सेज दैट इंश्योरेंस इज डन only for the coverage of loss, hence insured should not make any profit. अब देखिए, हम इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? हम सब यही सोच के तो करवाते हैं कि अगर फ्यूचर में हमारी गाड़ी को कुछ हो जाए या फ्यूचर में हमारी हेल्थ को कुछ हो जाए तो हम क्लेम कर सके पैसा, ठीक है। प्रॉफिट कमाने के लिए तो नहीं हम करवाते ना इंश्योरेंस की, अरे हम तो गाड़ी का जानबूझ के एक्सीडेंट कर देते हैं जिससे कि हम पैसा कमा लें। नहीं, दिस इज नॉट द रूल। ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। ये हमें क्या करना है, हमारा सिर्फ और सिर्फ जितना भी नुकसान हुआ है वो कवर होना चाहिए। अगर हमने 50,000 रुपये का इंश्योरेंस कराया एंड हमारी गाड़ी को 40,000 रुपये का नुकसान हो गया तो एटलीस्ट हमारा कवर हो जाए। इसलिए जो इंश्योर्ड है, जो इंश्योरेंस लेता है, जैसे कि मैं प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं सोच सकती कि यार जानबूझ के कर दिया, प्रॉफिट कमा लिया। कुछ लोग अपनी फायर इंश्योरेंस लेते हैं और अपनी फैक्ट्री में खुद ही आग लगा देते हैं, ठीक है, जैसे कि वो प्रॉफिट कमा ले। बट दिस इज रॉन्ग। हालांकि वो पकड़ में आ जाता है, पता नहीं लोग क्यों करते हैं। इन अदर वर्ड्स, द इंश्योर्ड, मतलब जो इंसान इंश्योरेंस ले रहा है, शुड बी कंपेंसेटेड द अमाउंट इक्वल टू द एक्चुअल लॉस एंड नॉट द अमाउंट एक्सीडिंग द लॉस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 50,000 रुपये का इंश्योरेंस लिया एंड मेरा 30,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो नुकसान कितने का हुआ? 30,000 रुपये का। तो मुझे 30,000 रुपये से 1 रुपये भी ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कि आपका जितना भी लॉस हुआ है, आपको जो अमाउंट मिलेगा दैट शुड बी जस्ट इक्वल टू द एक्चुअल लॉस। उससे आपको 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। अमाउंट एक्सीडिंग द लॉस आपको नहीं मिल सकता, ठीक। आपको जितना भी नुकसान हुआ, क्योंकि बेसिक एम होता है इंश्योरेंस का कि हमारा जो लॉस है वो इंडेमनिफाई हो जाए, वो पूरा कवर अप हो जाए। तो वो इंडेमनिफाई हो गया। अगर 30,000 रुपये का नुकसान हुआ है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिएगा, बहुत बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत हजारों बार। इवन मैं जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि भैया ये जो क्वेश्चन है कि इन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहाँ अप्लाई नहीं होता, ये कम से कम 1,000 बार क्वेश्चन आया होगा। चाहे किसी भी यूपी पीजीटी दे दो, टीजीटी दे दो, कोई भी एग्जाम दे दो, असिस्टेंट प्रोफेसर दे दो, तो ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो है वो लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई नहीं होता। ऑलराइट, देन कम्स द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, जिसे हम कहते हैं कॉसा प्रॉक्सिमा। ये क्या होता है भाई? प्रिंसिपल ऑफ कॉसा प्रॉक्सिमा ये होता है, और जिसे हम कहते हैं नियरेस्ट कॉज, ठीक है, सबसे नियर जो कॉज हुआ होगा। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज व्हेन द लॉस इज द रिजल्ट ऑफ 2 और मोर कॉजेस। अगर कोई चीज है, आपने सपोज अपनी फैक्ट्री का कुछ इंश्योरेंस करवाया एंड वहां पर आग लग गई, आपने इंश्योरेंस करवाया था कि अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगेगी, ठीक है। बट वहां पर आग कैसे लगी? वहां पर कोई काम करता था, उसने बीड़ी अपनी पीने के बाद वहीं पर छोड़ दी जलती हुई, उस वजह से आग लग गई। तो आपकी जो फैक्ट्री में आग लगी है, इट वॉज फॉर कि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो, बट आपकी फैक्ट्री में आग कैसे लगी? बीड़ी की वजह से, तो यू विल नॉट बी इंडेमनिफाइड, ठीक। सबसे नियरेस्ट कॉज पहले देखा जाता है, और अगर उसे लगा कि हाँ नियरेस्ट कॉज क्या है और उस वजह से एक्चुअली आग लगी है, तब आपको इंडेमनिफाई किया जाएगा, वरना नहीं। इफ द प्रॉक्सिमेट कॉज इज द वन इन विच द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड, मतलब जैसे कि आपने अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवाया था कि अगर भाई शॉर्ट सर्किट होता है, आग लगती है, तो आप हमें पैसे दे दोगे, ठीक। लेकिन अगर बाई चांस वहां पर आग अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती तब तो आपको कंपनी देती, बट वहां पर आग कैसे लगी? बीड़ी की वजह से, तो आपको कंपनी पैसे नहीं देगी। यू विल नॉट बी इंडेमनिफाइड फॉर दैट। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कोई ट्रेडर है, उसकी एप्पल और लीची है, वो दूसरे देश जाने वाले हैं, ठीक है। उसने अपनी एप्पल और लीची का इंश्योरेंस करवाया कि भाई ये बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, अच्छे से चले जाए, तो इंश्योरेंस करवा लिया। और जो इंश्योरेंस था वो क्योंकि मरीन वाला है, सफर है, शिप के द्वारा है, तो जो इंश्योरेंस था वो ये था कि अगर शिप आपस में टकरा जाते हैं तो हमारे एप्पल और लीची खराब हो जाएंगे, तब अगर होता है ऐसा तो हमें पैसा चाहिए, ठीक।
ये कॉन्ट्रैक्ट बना था कि अगर शिप टकरा जाते हैं आपस में तो पैसे दिए जाएंगे। शिप कोलाइड हो गया, शिप जा रहा था एंड शिप कोलाइड हो गया। जब शिप कोलाइड हो गया तो शिप को किनारे किया गया, किसी पोर्ट पे लेके जाया गया, रिपेयरिंग करी गई। जब शिप की रिपेयरिंग हो रही थी तो उसके एप्पल और लीचीज को उतार दिया गया, अनलोड कर दिया गया। जिसकी अनलोडिंग की वजह से क्या हो गया, जब बड़े बुरी तरह से अनलोडिंग करी गई, फिर जब शिप रिपेयर होगी तो वापस से सामान को शिप में लादा गया। तो पहले लोडिंग, देन अनलोडिंग, देन अगेन लोडिंग। ठीक, जब फल थे जो एप्पल और लीची थे, जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो खराब हो चुके थे। ठीक, जो एक्चुअली हमारा जिस चीज का इंश्योरेंस था कि भाई एप्पल लीची खराब नहीं होने चाहिए, वो खराब हो चुके थे। अब दो रीजन है यहाँ पर एप्पल और लीची के खराब होने के। पहला रीजन है कोलिजन, क्योंकि शिप कोलाइड कर गई थी और हमने इस वजह से ही इंश्योरेंस भी कराया था कि अगर शिप कोलाइड हो जाती है तो हमें पैसे मिलेंगे। तो पहला रीजन ये है कि शिप कोलाइड हो गई थी। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है कि पहले आपने सब्जियों फलों को अनलोड किया, शिप से उतारा, देन अगेन आपने शिप के ऊपर उसको रीलोड किया, तो इस चक्कर में फल खराब हो गए। तो देयर आर टू रीजन। पहला रीजन क्या दिया कि भाई कोलाइड हो गई, दूसरा आपके अनलोडिंग और लोडिंग की वजह से हो गई। सबसे अप्रोक्सीमेट कॉज कौन सा लग रहा है, सबसे नियरेस्ट कॉज या सबसे जो आपको लगे कि हाँ भाई इस रीजन की वजह से ज्यादा लग रहा है, तो वो क्या है, वो अनलोडिंग वाला है ना। बार बार उसे छू रहे हो, बार बार उसे इधर से उधर उठा कर रखना, देन क्योंकि एप्पल और लीची थोड़े से नाजुक होते हैं तो खराब हो जाएंगे। तो सबसे अप्रोक्सीमेट कॉज कौन सा लगा, लोडिंग एंड अनलोडिंग। आपने किसके लिए कराया था इंश्योरेंस, आपने कराया था कि अगर कोलिजन हो जाए, शिप्स आपस में टकरा जाए, तो हुआ किस वजह से आपका फल खराब, लोडिंग अनलोडिंग की वजह से, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपने इंश्योरेंस कराया था इसके लिए एंड प्रॉक्सिमेट कॉज इज दिस, तो इस वजह से यू विल नॉट बी इंडेमनीफाइड, इसलिए यू कैन नॉट क्लेम। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज या फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉसा प्रॉक्सिमा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Then comes the next principle, which is principle of subrogation. Subrogation क्या होता है? Subrogation means one party stands in for another. As per this principle, after the insured, the individual has been compensated for the incurred loss to him on the subject matter that he was injured. The rights to the ownership of the property goes to the insurer, that is the company. Subrogation gives right to the insurance company to claim the amount of loss from the third party responsible for the same. अच्छा, ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए हैं, उनकी इंजरी हो जाती है एक्सीडेंट में, उन्होंने रोड एक्सीडेंट ले रखा था हालांकि, तो एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी इंजरी हो जाती है। अब क्या होता है, कैसे हुई उनकी ये हालत, एक्सीडेंट कैसे हुआ, जिससे उनका एक्सीडेंट हुआ है वो बड़ी बुरी ड्राइविंग कर रहा था, उस वजह से एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अब अगर मिस्टर ए सोचें कि भाई एक्सीडेंट उस कार वाले की वजह से हुआ है, ऐसा करते हैं उसको रोक के उससे अपनी जो हमारी इतनी बुरी हालत हुई इसके पैसे वसूल लेते हैं। ठीक, उन्होंने उस इंसान से, उस थर्ड पार्टी से अपनी गाड़ी को ठोकने के पैसे वसूल लिए। अब वो इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं जा सकते कि अरे भाई देखो मेरा एक्सीडेंट हो गया, नहीं जा सकते। दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। आप दो दो जगह से पैसे नहीं कमा सकते कि अच्छा आप इंश्योरेंस कंपनी से भी ले रहे हो और उसने आपकी अगर गाड़ी को ठोक दिया तो आप उससे भी पैसे ले रहे हो। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट हुआ है उस दूसरे इंसान की वजह से, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से बोलो तो वो आपको क्लेम दे देगी, बट वो क्या करेगी, उस थर्ड पार्टी के ऊपर सू कर देगी, क्या कर देगी, केस कर देगी कि भाई एक्सीडेंट की वजह से ये चीजें हुई हैं। तो वो वाला राइट किसको मिल जाता है, द राइट टू द इंश्योरेंस कंपनी टू क्लेम द अमाउंट लॉस फ्रॉम द थर्ड पार्टी। ठीक है, अब जो कंपनी है वो उस थर्ड पार्टी से पैसे निकलवाएगी, आप नहीं निकलवाओगे कि अरे तो उस मेरा नुकसान हुआ है तो तुम मुझे दो, वो आपको तो दे दे, देन आप फिर इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मांगोगे, या इंश्योरेंस कंपनी से माना है तो उससे नहीं मांगोगे। ठीक है, दो दो जगह से प्रॉफिट कमाने की नहीं हो रही, सिर्फ एक जगह से। ठीक है, जितना नुकसान हुआ और सिर्फ वो भी सिर्फ उतना। देन कम्स द नेक्स्ट व्हिच इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होता है, it applies when the insured takes more than one insurance policy for the same subject matter. Suppose कोई एक प्रॉपर्टी है, आप उससे ABC कंपनी से भी इंश्योरेंस ले रहे हो एंड XYZ कंपनी, दोनों से इंश्योरेंस करवा ले रहे हो। ठीक है, इट स्टेट्स द सेम थिंग एज अ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ये भी इंडेमनिटी की ही तरह, प्रॉफिट तो नहीं कमा सकते आप बिल्कुल भी। ठीक है,
आपने सोचा कि चलो 2-2 कंपनी से या 3-3 कंपनी से इंश्योरेंस ले लेते हैं, प्रॉफिट कमा लेंगे, कि एक का नुकसान अगर हो जाता है तो हम दूसरे से पैसे ले लेंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। आप यहाँ पर भी इंडेमनिटी वाला रूल फॉलो होता है, प्रॉफिट नहीं कमा सकते आप। इसको भी आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक कोई मिस्टर बी है, ठीक है, बी है मिस्टर, उनकी 5 लाख की प्रॉपर्टी है, ठीक, 5 लाख की प्रॉपर्टी है, उन्होंने उस 5 लाख की प्रॉपर्टी पे 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिस्टर एम से ले रखा है, एंड 1 लाख का इंश्योरेंस मिस्टर एन से ले रखा है, ठीक। मिस्टर बी है, उनकी 5 लाख की प्रॉपर्टी है, 3 लाख का इंश्योरेंस उन्होंने एम से लिया एंड 1 लाख का इंश्योरेंस एन से लिया, टोटल 4 लाख का इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। अब उनकी प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज हो गई, 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया, ठीक। प्रॉपर्टी कितने की थी? 5 लाख की, 3 एक से लिया एंड 1 एक से लिया। अब प्रॉपर्टी को नुकसान हो गया, कितने रुपए का नुकसान हुआ? 3 लाख रुपए का। तो ये जो 3 वाला था इंश्योरेंस कंपनी, इससे आप अपना पूरा पैसा रिपेयर कर लोगे। कौन करेगा? मिस्टर एम। बट वो जो मिस्टर एम है वो ये नहीं कहेंगे कि अरे सुनो, तुमसे भी तो हमने 1 लाख का करवाया था, तुम भी तो दो हमें पैसे। नो 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 नो, आपका इंश्योरेंस 5 लाख का हुआ हो या 3 लाख का हुआ हो, आपका नुकसान सिर्फ 3 लाख का हुआ है, उससे ज्यादा का नहीं, तो आपको ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यही एक सेम चीज लिखी हुई है। बाद में ये जो एम है वो अपना कुछ पैसा इस दूसरी कंपनी से ले सकता है, कुछ पोर्शन लेगा, वो कुछ प्रपोर्शनेट पोर्शन लेगा, जिससे कि दोनों का आपस में शेयरिंग हो जाएगी। बट आप ये नहीं कर सकते कि भाई हमने तो 2 करवाए थे तो हमें दोनों से चाहिए। नो, आपने 3 लाख का एक से करवाया था, 3 लाख का आपको नुकसान हुआ है तो वो 3 लाख आपको दे देगा, बट जो दूसरी कंपनी से था वो उससे अपना प्रपोर्शनेट हिस्सा ले लेगा, ठीक। देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। अभी जो प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन है बेटा, दिस इज समथिंग थोड़ा सा एक एथिकल बिहेवियर। अब अगर जैसे कि सपोज कोई एक इंसान है वो अपना इंश्योरेंस करवाता है, तो ये हल्का सा ऑब्लिगेटरी है ना यार, कि यार अगर इंश्योरेंस करवाए तो अपने उस चीज़ का ध्यान रखो, है ना। जानबूझकर उस चीज़ को वहीं छोड़ देना कि ख़राब हो जाए, हमने तो इंश्योरेंस करवा रखा है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ गलत है। आप उसका ख्याल रखें जिससे कि आपका लॉस ना होने पाए, ऐसी चीज़ें करें। दिस प्रिंसिपल डज नॉट अलाउ द ओनर। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इंश्योरेंस करा लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल रहोगे, बिल्कुल नेग्लिजेंट रहोगे कि अरे हमने तो इंश्योरेंस कराया, हम तो आराम से ऐसे ही रहेंगे। नो, दिस इज रॉन्ग। अगर आपने इंश्योरेंस कराया, नो मैटर, आपको उस चीज़ का फिर भी ख्याल रखना है, ओके। सो अगेन वी आर ऑन द लास्ट स्लाइड। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, सारे के सारे प्रिंसिपल्स विद एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे, मीनिंग सब कुछ। So thank you all for watching the video. May God bless you. Do share your reviews, comments, give it a like. समझ में आए हो तो do please अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा. And may God bless you. Thank you once again for watching the video.